Hello students, my name is Shubham. Welcome back to Sigma Education Classes. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 8 में हमने जो सॉलिड स्टेट है उसका हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट, सारा जितने भी टॉपिक होते हैं हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज दे रखी है उनके जो आंसर है उनके पूरे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉलिड स्टेट से आपके आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी या फिर आप लोग और अच्छे से आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे अभी अभी तो मैं यहाँ एनसीईआरटी बुक के जो आपके एक्सरसाइज है उन्हीं को ले आया। 26 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आप बुक खोल के देख लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके। ओके। और अगर आप लोग की आगे डिमांड हो, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे कंपटीशन क्वेश्चन जेईई मेंस और नेट के भी लेके आऊँगा नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ठीक है, आपका ये मैंने पूरा आज ये इस लेक्चर में पूरा आपका एनसीईआरटी पूरा पूरा कवर हो गया, विथ एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज में। मैं पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन है। अच्छा, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, मैं कुछ जो मैंने बता रखे हैं लेक्चर में उनको वापस क्या दिखाना, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो वहां से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को टच करूंगा या उनको अच्छे से बताऊंगा। मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कि थोड़े टफ है, जिनको लगता है बताने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे जिन चीज़ों को मैंने बता दिया मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है भैया, चले आगे। ओके, अभी आप देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म अमॉर्फस एंड गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, अमॉर्फस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इनके बारे में भी देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मेक, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि व्हाट डज मेक द ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ग्लास क्वार्ट्ज से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, इन सब के बारे में जो कन्वर्जन है कैसे होता है क्या, ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है सीसीपी, ये इसके बारे में पूरा डिटेल में जो थर्ड लेक्चर है उसमें अच्छे से देख लीजिए, थर्ड या फोर्थ में है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये आप एक बार आपके बुक के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स में पूछ रहा है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इसी बना रखा है तीनों में, जहाँ पे मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकालने का पूरा डेरिवेशन कराया है। तो ये बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 नंबर का या जो भी आपके यहाँ 3-4 नंबर है जो भी क्वेश्चन हो वो आपके यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है पूरा डेरिवेशन का। अब वो चाहे सिंपल का दे दे, सिंपल तो वैसे बहुत कम चांसेस है, बॉडी का ज़्यादा चांसेस है, या फिर एफसीसी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग आगे अब देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन के बारे में बताते चल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं बाकी और जहाँ पे मैंने जो चीज़ पढ़ा रखा है उसको मैं बता दूंगा, वो वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं, आप वापस से जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो आप क्लास 12 केमिस्ट्री नाम से आप वहाँ पे जाइए और सारे वीडियो आराम से देखते जाइए, और अगर कुछ ना समझे तो आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, और उसमें आप आराम से हमें एक एक चीज़ कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म अमॉर्फस के एंड गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। भाई अमॉर्फस क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, होस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मैंने बता रखा है, और ये शॉर्टर रेंज के होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन क्या होता है, लॉन्गर रेंज के होते हैं, और वो क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, और ये दैट इज रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में होता था, यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी देर वो क्या होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस में ही रेगुलरिटी होती है इनमें। ठीक है, सच पोर्शन आर स्कैटर्ड इन बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ। अच्छा, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर उसमें आप अच्छे से इसका फिगर देख के बना दीजिए, आपके यहाँ आएगा तो कोशिश करिएगा, अगर कहीं जहाँ भी फिगर रिक्वायरमेंट है उसे जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। इसके एग्जाम्पल या ग्लास रबर, ये सारी चीज़ आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मुझे थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं, व्हाट मेक द ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट। अच्छा, ग्लास को क्या चीज़ डिफरेंट करता है जैसे अदर सॉलिड से, जैसे सच एज क्वार्ट्ज से, अंडर द कंडीशन ऑफ कुड क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनटू ग्लास। अब कह रहा है कि क्या इसमें कुछ किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को हम किसमें ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इसका आंसर जो है वो समझिए आप, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेक्स द ग्लास डिफरेंट फ्रॉम द
क्वार्ट्स ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जो ग्लास होता है और ये क्वार्ट्स, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें डिफरेंस होती है, ठीक है। इन ग्लास द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं और रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियोडिक, ठीक है, पैटर्न, periodically repeating pattern is observed over a short distance, ठीक है। only but in quartz the constituent particle have a long range order, that is a regular pattern of arrangement particle which repeat itself periodically over the entire crystal, ठीक है। so quartz is a crystalline whereas the glass is amorphous, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही चीज समझना है यहाँ पे, ये जो बात लिखी है कि ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि क्वार्ट्ज जो हमारा क्रिस्टलाइन है तो ये कैसा होगा, रेगुलर होगा, ये लॉन्ग ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, और जबकि ग्लास कैसा होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, ये नॉन पीरियोडिक होगा और रेगुलरिटी इसमें होंगी, ठीक है। ये अमॉर्फस होगा, मेन डिफरेंस यहीं से। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब कह रहा है क्वार्ट्ज कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग, ठीक है। ग्लास को हम क्या कर सकते हैं, अमॉर्फस सॉरी जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, ठीक है, इसको हम हीट करने से क्या है, ये हीट करें और उसको बाद में रैपिडली कूल कर दें, ठीक है। पहले गर्म करें, उसको अचानक से उस पर ठंडा पानी डाल दें या फिर बहुत जल्दी उसे कूल कर दें, ठीक है। तो इस तरह से वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लास में, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, अब बात करते हैं थर्ड। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे आपको क्लासीफाई बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, फिर जैसे पायरुल एथिलीन और नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो इनमें कैटेगरी वो करनी है कि अमॉर्फस सॉलिड कौन से, क्रिस्टलाइन। तो यहाँ मैंने लिस्ट पे है, आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि अमॉर्फस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, ये तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, और इसमें जो पहला, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा सेलुलोज, ठीक है, चौथा जो है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी जो होता है, और फाइबर पीवीसी वैसे भी आपको पता है, जो लॉन्ग रेंज टेफ्लॉन, ये सब क्या होता है, ग्लास फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन में आपको वैसे ही पता होगा कुछ जैसे नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर, ये आपको याद कर लेना, इसमें ज़्यादा दिमाग में लगाना। आपको सिंपली ये ऐसे दोनों कैटेगराइज करके दोनों का डेफिनेशन लिख देनी, ये होते क्या है, उसके बाद इसमें याद कर लेना, ठीक है, ये चीज़। अब क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। व्हाट इज मीन्ड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मैंने बता रहा किसी भी जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल उसके पड़ोस में कितने ऐसे पड़ोसी हैं यानी नेबर हैं जो उससे टच कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड lattice is called the coordination number। मैंने बता रखा द coordination number of atom इन CCP यानी कि FCC में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो लेक्चर जाके देख ले, लास्ट वीडियो नंबर्स, आई होप शायद 5th या 6th है, 5th है, आप देख लीजिएगा एक बार जाके। मैंने ऑलरेडी इसमें थंबनेल बना रखा है, वहाँ पे टॉपिक भी लिख रखा है, इसीलिए ताकि खोजने में दिक्कत ना हो, सर्च करने में। अब बात करते हैं इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, इसमें 8 होते हैं, ऑलरेडी मैंने इसका चार्ट भी दे रखा है, तो जिसको दिक्कत हो रही है वो जाके वहाँ पे देख ले, ठीक है। अब ये वहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला, सॉरी, एक मिनट, ओके। अब यहाँ बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। अच्छा, 5th से पहले एक सेकंड, 3rd 4th 5th, हाँ 5th एक जो टॉपिक है, एक छोटा सा आपका टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये मैंने उस टाइम पे आपको पढ़ाया नहीं था, वहाँ पे लेक्चर इसमें कवर नहीं करा कि इसको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले पे एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले मैं इस फॉर्मूले को समझा देता हूँ, फिर बात समझाता हूँ। कह रहा है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास of an unknown metal if you know its density and dimension of its unit cell। ये उस चीज का फॉर्मूला है जब आप कह रहा है कि उसके डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन। कह रहा है हम पहली बात तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चीज का एटॉमिक मास कैसे किसी अननोन मेटल का एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको केवल डेंसिटी पता हो और क्या होता है उसका डायमेंशन, उसके यूनिट सेल का जो डायमेंशन हो, यानी कि क्यूब की बेसिकली लेंथ होगी और क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो एक फॉर्मूला आता है वो होता है डेंसिटी इक्वल्स टू जेड, ठीक है, जेड, जहाँ पे जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, इनटू एम जो है मास ऑफ द, और उसके बाद ए स्क्वायर, ए का क्यूब, सॉरी, कि हमारा जो है क्यूब का जो हमारा क्यूबिक सेल है उसका वॉल्यूम है, इनटू एन ए क्या हमारा अवोगाड्रो नंबर होता है, ये आपको सबको पता होगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ये उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसी पर अच्छे से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला चार्ट बना रखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो।
ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डी इक्वल्स टू भाई क्या होता है हमारा, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है जेड, यानी कि नंबर ऑफ एटम इनटू मास, ठीक है, डिवाइड बाई ए का क्यूब। ए का क्यूब क्या है भाई, ए का जो हमारा क्यूब यूनिट सेल है उसका क्या है, यूनिट सेल, ठीक है, ठीक है। ए जो है, ए तो एज लेंथ है यूनिट सेल की, और ए क्यूब का मतलब क्या होगा, क्यूब का जो हमारा यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम हो गया, और एन जो होता है हमारा अवोगाड्रो नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो किसी आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू, जेड क्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है, तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, जेड जो है एससीसी के लिए 1 होगा, एफ बीसीसी के लिए 2 होगा, और जो एफसीसी होगा उसके लिए 4 होगा, ठीक है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आप पे जो आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, वहाँ पे सीधा सीधा वैल्यूज दे रखी है। आपको इन 5 टर्म से 1 2 3 4 5 इसमें से 4 कोई भी टर्म दे रखा होगा, सॉरी 4 नहीं दे रखा होगा क्योंकि अवोगाड्रो नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी, 2 भी नहीं, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको सीधा सीधा लिख देगा कि ये एफसीसी सेल है या जो भी है बीसीसी का क्रिस्टल है, तो आपको ये भी नहीं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज तो आपको पता ही होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक चीज दिया रहे, 2 चीजें दे रखी होंगी, या तो आपको डेंसिटी दे देगा या फिर आपको एज लेंथ दे देगा, इनमें से मास पूछ सकता है, मास दे दे, डेंसिटी दे, इसका एज लेंथ दे दे, आपसे डेंसिटी पूछ ले, या हो सकता है आपसे मास निकलवा ले, या फिर आपसे एज की यूनिट सेल की लेंथ निकलवा ले, ठीक है। तो इनमें से बेसिकली आप में ऐसे क्वेश्चन आने वाले, तो आपको ध्यान रखना है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है, ये चीज आपको पता ही चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं, चलो आगे चलते हैं। ओके, इस तरह के अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इन रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कमेंट करना है। ये मैंने जब पढ़ाया तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि कैसे क्या होता है, हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो कह रहा है हायर द मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। कह रहा है जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। कह रहा है अब सब्सटेंस विथ हायर मेल्टिंग पॉइंट इज मोर स्टेबल देन अ सब्सटेंस विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस हायर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे। अब कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ चीजों के दे रखे हैं, जैसे सॉलिड वाटर है, ये दे रखे हैं आपके यहाँ पे, कुछ कलेक्ट करने की बात करी है इन्होंने, यहाँ पे आप देखिए कलेक्ट देता, तो आपको याद करना होगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें इस पर कुछ दे रखी हैं कि ऑन ऑब्जर्वेशन द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये बात करता है कि आपका बॉन्ड कैसा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो आप बेसिकली इतना ये चीज समझ लो, ये यहाँ पे एक जो मेन 2 लाइन है वो समझ लो कि आप सब्सटेंस विथ हायर मेल्टिंग पॉइंट इज मोर स्टेबल देन अ सब्सटेंस विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज ध्यान रखो। और ये वैल्यू अगर आपको इससे याद हो सके तो इसको याद करो, और बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसी चीज का दे रखा है, ये आप एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। ओके, जो 7th क्वेश्चन हमारा, 7th क्वेश्चन में क्या है भाई, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ, अच्छा इसमें ध्यान रखना कि हेक्सागोनल जो है एससीपी पैकिंग है और सीसीपी पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, इन सब के बारे में पता करना, और टेट्राहेड्रल वायर्ड, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, ये भी मैंने जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और कुछ नहीं। कह रहा है 2D हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग कंटेन 2 टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वर्ड्स, ठीक है, इन सोन फिगर, ये आगे भी फिगर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाना, मैं आपको हल्का समझाते चल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे समझने वाली बात है। ये फिगर मैंने आपको ऑलरेडी उसमें वीडियो में समझा रखा है। तो वहां से क्या होता है, एक नीचे पैटर्न होता है ए बी मैंने बताया, उसके ऊपर एक रेगुलर पैटर्न अगर आप तो उसके बीच में कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, एक बार अच्छे से आप वहां से वीडियो से लिंक करेंगे तो आप आराम से इसको लिख ले जाएंगे, ठीक है। जिसको ना समझे वीडियो देख के आराम से इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यूनिट सेल वगैरह के बारे में बताने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन, जो हमारा 8th क्वेश्चन में हमारा क्या है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। तो भाई ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई। इसमें कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड टेट्राहेड्रल, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, हाँ
जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है इसमें 2 होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आप इसके लिए आप लेक्चर नंबर जो 5 हुए वो रेफर कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। अभी आगे बहुत क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को बता रखा, देखिए यहाँ इसका आंसर भी दे रखा कि देयर आर 14, 8 फ्रॉम कार्नर, 6 फ्रॉम फेसेस, लैटिस पॉइंट्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ पे 14, ठीक है। देयर आर 9, 1 फ्रॉम सेंटर, और यहाँ पे 8 फ्रॉम, ठीक है, 8 फ्रॉम द कॉर्नर्स। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में इफेक्टिव एटम नहीं ले रखा है और मैंने लैटिस पॉइंट सीधा सीधा पूछ रखा है। यहाँ पे इफेक्टिव, तो ये यहाँ पे 4 जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, तो जितने लैटिस साइट है वहाँ पे उतने एटम होंगे, तो सिंपल सा उनके बारे में बता देना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या है भाई, एक्सप्लेन कह रहा द बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। ये भी इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लिया, आयनिक क्रिस्टल एंड हार्ड क्रिस्टल में अंतर क्या है। ये सब हार्ड आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल होते क्यों भाई, ये चीज़ें समझने वाली बात है। तो द बेसिक सिमिलरिटीज बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल इज बोथ द क्रिस्टल टाइप आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों में क्या होते हैं, दोनों जो जुड़े होते हैं आपस में होते हैं वो कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन मेटालिक क्रिस्टल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इलेक्ट्रो जो मेटालिक हमारे क्रिस्टल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन, या जिन्हें कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं ऐसे कुछ, बहुत सारे प्लस 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 ऐसे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर, हर जगह प्लस प्लस ऐसे होते हैं, पूरा कर्नल होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। इसमें हर जगह प्लस ऐसे प्लस, ठीक है, हर जगह होता है, ओके। अब इसमें कह रहा है कि अब आयनिक सॉलिड में क्या होता है भैया, आयनिक सॉलिड में इट एक्ट्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, केटायन होते हैं और एनायन होते हैं, हेंस बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड मेटालिक क्रिस्टल, इन देयर मेटालिक क्रिस्टल द electrons are free to move and evenly spread out throughout the crystal, ठीक है। each metal, मतलब उसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, इवनली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल में। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे जो मेटल के सारे एटम होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड द सी, मतलब उस जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का जो सी है इतना ज्यादा हो जाता है उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। इसी वजह से कोई भी हमारे जो मेटल पीस होता है उसकी कंडक्टिविटी और हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होने का रीजन यही है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मूव करने वाले होते हैं। तो ये सारी बातें मेनली। However, द आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आयन, उसमें तो आयंस होते हैं, बट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, एज रिजल्ट दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट दे आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। However, in molten state एंड aqueous solution, और इन aqueous solution दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, उस टाइम बताया था कि हमारे जो कौन से आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड वो क्या करते हैं, मॉडर्न स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल एंड कैटायन एंड एनायन, दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, the charged ion are held fixed position in the lattice structure. This is reason why ionic crystals are hard and brittle, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्यों होते हैं जो आयनिक क्रिस्टल हमारे हार्ड एंड ब्रिटल क्यों होते हैं। रीजन उसका ये है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक क्रिस्टल के होते हैं वो कैटायन एंड आयन से बने होते हैं, और ये जब पॉजिटिव, भाई प्लस और माइनस के बीच में कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि बहुत ही हायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा हायर होता है। अब कह रहा है सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चार्ज जो आयन है वो अपने स्थान में फिक्स हो जाते हैं, उनका लैटिस पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होते हैं, क्रिस्टल जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने उसमें कवर करवा रखा है लेक्चर नंबर 5 में, तो आप लोग कृपया जाइए
प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सिलेक्शन नंबर 5 जरूर देखिए और अच्छे से बैठ के कॉपी पेन पे एक दो बार आप पूरा डेरिवेशन लिखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़, उसमें जो आपको ओपन वाला डायग्राम है उसी को आपको बनाना है। 3D डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है उसको, क्योंकि आप बना नहीं पाएंगे, वो बुक में बना रखा है, ठीक है, वो आपसे बनेगा नहीं। आपको जो उसमें ए वाला स्ट्रक्चर, ओनली ए ओपन स्ट्रक्चर वाला, जो कॉर्नर पे छोटे छोटे क्यूब के कॉर्नर पे छोटा सा ऐसे गोला गोला बना ना, ओपन वाला स्ट्रक्चर, ए वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, वही आपको बनाना है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लेंगे वहां से देख के, ठीक है। आप लोग जाइएगा, कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मैंने उसके कहा था इस पे आपके यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है 11th, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। अच्छा, यहीं से बता दिया एफसीसी क्रिस्टल, इसका नंबर ऑफ, इसमें जो हमारे वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे भाई, 4 होंगे। सीधा सीधा यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल गया, यहाँ पे ऑलरेडी देखो। अब कह रहा है एज लेंथ, यानी कि ए दे रखा है, क्यूब की लेंथ दे रखी है इतनी सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी दे रखी है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मैंने बताया था ना, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू। अब डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, आपको जेड पता चल गया, मास भी पता, मास पता है, एक मिनट, क्या क्या दे रखा है, अच्छा कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सॉलिड पूछ रहा है, सॉरी, मास यहाँ से निकालना है, तो हम इसको क्या करें, m इक्वल्स टू क्या कर देंगे, देखो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बोलो भैया, यहाँ से क्या होगा, d इंटू ए क्यूब, इसके मल्टीप्लाई हो na इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई z हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो d की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है, d की वैल्यू ये दे रखी है भाई, a की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, और na भाई ये भी हमें पता ही है। सबको बस एक यूनिट में रखना, यहाँ से निकाल लेना, वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलसी में, या फिर खुद से करके ट्राई करिएगा। सीधा सीधा है 107.13 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस आपको कुछ इसमें करना नहीं, बहुत ही सिंपल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको बस सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली सॉल्व कर लेना, बस बात खत्म, ठीक। आपको भाई इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एम पूछ लिया, एन आपको पता ही है, एफसीसी बोल रखा है इसलिए क्रिस्टल है, तो इसलिए यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 हो गई, बात खत्म। अगर यहाँ एफसीसी की जगह बीसीसी होता तो यहाँ पे बीसीसी होता तो 2 कर देते, एससीसी होता तो 1 और कर देते, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे, आई होप क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे सिंपली अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा, इन क्यूबिक सॉलिड, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 element P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube and P at the body center. What is the formula of the compound? What is the coordination number of P and Q? अच्छा, यहाँ से तो एक चीज साफ साफ क्लियर हो जाती है, इसमें साफ कह रहा है कि a cubic solid is made of two elements P and Q. जो क्यों कह रहा है वो कॉर्नर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक सीधा सीधा कह रहा है जो सेकंड जो हमारा जो P है वो तो क्यूब के कॉर्नर पे भाई, ठीक है, लेकिन जो हमारा एक एटम है वो इसके सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड है, यानी बीच में है, बिल्कुल अंदर, तो ये समझ में आ रहा है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है, अब यहाँ से क्लू हमें मिल गया, अब कह रहा है इट इज गिवन दैट क्यू प्रेजेंट एट द, उसके कारण कॉर्नर पे होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 8 × 1/8, तो यानी 1 एटम यहाँ से आ गया। अब एक जो हमारा कह रहा है कि P प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम, इसमें तो पूरा पूरा ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका 100% बिल्कुल क्यूब के अंदर ही आएगा, तो 1 ये, तो कितना हो जाएगा। अब इनका कह रहा है कि रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है, दिस मींस दैट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ P एटम एंड नंबर ऑफ Q एटम इज PQ रेशियो, क्यों, तो ये 1:1 हो गया, हेंस द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द PQ कंपाउंड इज PQ हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि रेशियो 1 है, 1 है, तो P1 यानी Q1, इसको हम PQ सीधा सीधा लिख सकते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ बोथ P एंड Q इज 8, ये ऑलरेडी मैंने उसमें बता ही रखा आपको, ठीक है, यहाँ से 8 होगा, ठीक है, ओके क्लियर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अरे भाई ये आप लोगों ने इतना परेशान हो गए, ये आपने वहां पे पढ़ा होगा ना कि जैसे आप इंपीरिकल जब फॉर्मूला निकालते वहां भी तो हम यही चीज करते थे, उसी हिसाब से यहाँ पे सीधा सीधा PQ, और PQ की जहाँ ये हो सकता है अगर C यहाँ पे रहता और ये O रहता सपोज, तो ये CO सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता, जरूरी थोड़ी यहाँ पे 2-3 है नीचे सफिक्स में उसमें आए, ठीक है। अब आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन में भाई क्या है, कह रहा है नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ध्यान से, सॉरी नेम थोड़ा देख लीजिए आप लोग प्रोनाउंस करने में, ठीक है, नियोबियम है, ठीक है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेस
इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द डेंसिटी डी दे रखा है और क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ द, ठीक, एम दे रखा है, ठीक, आपको एटॉमिक डेंसिटी दे दिखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, तो आप यहाँ से वो उसको कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास हमने निकाल लिया, ठीक है। अब एन आपको पता ही है, बीसीसी आपको बोल ही रखा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो आपको डी इक्वल्स टू आपको निकालना क्या भाई, डेंसिटी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ना, तो रेडियस आपको ए निकाल लेना है यहाँ सीधा सीधा, ए आप निकाल लो, उसका आधा कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू यहाँ पे डी इक्वल्स टू जेड कैपिटल एम ए क्यूब इंटू एन ए, तो यहाँ से ये जब आप यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू z की वैल्यू पुट करो, यहाँ से a को a क्यूब को इस साइड ले आओ, d को इसके नीचे ले आओ, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, n की वैल्यू ये रख दी और 2 इंटू 93 कर दिया बस। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आगे हम चलते हैं, यहाँ से आप सीधा सीधा वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको सेम उसी पैटर्न पे, बस यहाँ पे दे रखा है एफसीसी, तो यहाँ पे Z4 हो गया, मोल दे रखा है, Na दे रखा है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे पुट करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी पूछ रहा, तो यहाँ पे कुछ करना ही, सीधा सीधा आपको करके निकाल लेना, बात खत्म, ठीक। आई होप क्लियर। अभी क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। 16 क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है, तो ये अभी आप स्किप करिए इसको, मैं बाद में इसको बताऊंगा जैसा आप लोग का आगे रिस्पॉन्ड होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं इस पर देखूंगा, अलग से बता दूंगा इसका मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा नहीं, थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे, मैं उसका क्वेश्चन सोल्यूशन करके मैं आपको उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अभी 17 में क्या, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसके लिए आप सीधा सीधा लेक्चर नंबर 7 रेफर करिए, आप जाके आराम से देखिए, सारा कुछ है वहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने बता रखा है कि क्या इंटरमीडिएट स्टेट होती है, रेंज होती है, बहुत अच्छा पीपीटी, बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। तो आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, और बिल्कुल आपका एनसीईआरटी फॉलो करा है मैंने, उसमें कोशिश करिए जहाँ तक एनसीईआरटी, और कुछ जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना, कहीं कुछ अच्छा मिल गया उसको मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से बहुत अच्छे से आप सेमीकंडक्टर के बारे में लिख सकते हैं, टाइप क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छा उसका चार्ट बना रखा है, तो आप लोग कृपया वहाँ पे रेफर, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसे जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखें, ठीक है। अब बात करते हैं 18 की। 18 भी सिमिलर, देखिए भाई कह रहा है नॉन स्टोचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड CuO2 कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, इन दिस ऑक्साइड carbon oxygen ratio is slightly less than 2:1. Can you account for the fact that this substance is p type semiconductor? तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ये p type semiconductor है, तो आपको p type semiconductor के बारे में पता होना चाहिए कि p type semiconductor में होता क्या भैया, ठीक है। p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, होल्स की जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ट्राइवैलेंट एटम होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। तो यहाँ पे उसी से समझते हैं, अभी समझते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको उस चीज़ के फैक्ट बारे में बताना। इसमें कह रहा है CuO2 में प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन इतना दे रहा है, दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि Cu2+ यानी कॉपर का जो आयन है वो स्लाइटली लेस है देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ O2- आयन, ठीक है। दिस बिकॉज ऑफ Cu+ आयन्स हैव रिप्लेस्ड बाय Cu2+ आयन, ठीक है। तो जो Cu का 1+ आयन है ये इसने क्या करा, रिप्लेस, ये इसको रिप्लेस कर दिया किसने, Cu2+ ने। एवरी Cu2+ आयन रिप्लेस टू Cu, ठीक है, देन क्रिएट द होल, thereby creating hole, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, होल क्रिएट होगा। एज रिजल्ट द सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दीज पॉजिटिव होल्स, हेंस द सब्सटेंस इज p टाइप, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक्चुअली हुआ क्या है उस सब्सटेंस में, Cu+ को Cu2+ ने क्या होगा, रिप्लेस कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, अब भाई जब प्लस ज्यादा आ जाएगा इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होल आ गया, तो होल की वजह से यहाँ पे इस पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, इस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव होल्स। इसीलिए इस सब्सटेंस क्या है, होल के कारण, अगर भाई किसी सब्सटेंस में किसी भी सेमीकंडक्टर में होल कारण, होल इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, देन दिस सेमीकंडक्टर इज नोन एज p टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत बस सिंपली ये फैक्ट के बारे में उसमें पूछ रहा था और कुछ नहीं, ठीक है आपको। अब बात करते हैं 9th क्या है, ferric oxide crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions
डिराइव फार्मूला फॉर फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे समझने वाले बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ, सीधा सीधा हमें ऑक्साइड टू, ऑक्सीजन 2 माइनस आयन बी एक्स मान लो, ठीक है। हमें इसके बारे में ऑक्साइड आयन बनाना हमें, तो यहाँ पे ऑक्साइड का जो आयन है उसको हम एक्स मान ले। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने, एक्स है। इट इज गिवन दैट 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्युपाइड बाय द फेरिक आयन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं या फिर टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, ठीक है। ये कौन ऑक्यूपाई करता है, हमारे मेटल जो आयन होते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ जो फेरिक आयन होते हैं Fe3+, ये क्या हो जाएंगे 2/3x, ठीक है। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ Fe3+ आयन टू द नंबर ऑफ O2 माइनस, यानी ऑक्साइड जो आयन है वो क्या हो जाएगा Fe3+ रेशियो O2 माइनस, तभी तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा भाई। Fe2O3 होता ही है, यही तो बनेगा आगे। ये होता है हमारा क्या, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट का ही फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे आप जब मेटलर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे रेशियो करके 2/3x इन रेशियो x, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe2O3। वैसे भी जिसको पता होगा हेमेटाइट इसका और है, तो वहां से ये ऑलरेडी समझ जाएगा, कर लेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। कह रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको बताना है कि जी डोप्ड विथ इन, ठीक है, गैलियम सॉरी जर्मेनियम में क्या, इंडियम अगर हम करते हैं, ठीक। और सेकंड में क्या, बोरॉन डेप्थ विथ सॉरी डोप्ड विथ SI। तो ये तो आपको समझ में आया, जिसने लेक्चर 7 देखा होगा उसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बोरॉन ये ट्राइवेलेंट एटम है, तो यहाँ से पी टाइप बनेगा, और ये वाला क्या होगा, ठीक है, ये हमारा पेंटावैलेंट एटम होगा। नहीं, ये भी तो ट्राइवेलेंट एटम है, बोरॉन फैमिली का है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा पी टाइप, ठीक है। ये भी हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब आगे चलते हैं, ओके। अब बात करें 21 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि गोल्ड, इसका एटॉमिक मास दे रखा है, क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो यहाँ से हम FCC हमें पता है कि भाई ये तुमने बताया कि एक यहाँ पे कौन इसके एक फेस पे होता है, और एक हमारा क्या होता है इसके कॉर्नर पे, कुछ इस तरह से होता है, मैंने बता रखा ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसका FCC में। तो ये R, ये 2R, भाई ये 2R हो गया, और ये R, तो यहाँ से 4R मैंने ऑलरेडी बता रखा था 4R के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसकी रेडियस के, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को जब रेशियो इसको हमने इससे डिवाइड करा, तो A यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो A इक्वल्स टू 0.407 आ गया। हेंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल इक्वल्स टू दिस। यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 22। अब क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कह रहा कि इन टर्म ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी लेक्चर 7 में कवर कर रखा है। आप बैंड थ्योरी जिसमें जिस लेक्चर में पढ़ाया उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट क्रिएट है, उसमें जाके आराम से देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत मेहनत करके से समझाया था मैंने उस लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से पूरा PPT में पूरा समझा रखा है, ठीक है। तो आप वहां से इसको प्रेफर करिए, जाइए देखिए। आगे चलते हैं 23 भी, इसके लिए आप लेक्चर 6, बहुत इजी चीज़ है, मैंने बता रखा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ये आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो बोर्ड के एग्जाम, तो वहाँ पे शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इनका मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, क्या होते क्या है इन सब के बारे में आप वहाँ से पढ़ लीजिए। इंटरस्टिशियल, अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, इसको मत पढ़िएगा। एब्सेंटर क्या होता है, ठीक है, या तो मैं इसको देख के मैं एक बार सर भेजूंगा उसमें कुछ, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वेरी गुड क्वेश्चन। एल्यूमिनियम क्रिस्टल कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक CCP स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 pm, ठीक है, 125 पिकोमीटर दे रखा है। तो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, यानी ए पूछ रहा है यूनिट सेल का, और कह रहा हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ से हम सीधा से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CCP मतलब FCC। अब यहाँ बात कर रहा है क्या, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा, CCP क्लोज पैकिंग के 4R इक्वल्स टू दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1.4414 से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 353.55 pm। अरे ठीक है भैया, क्लियर। यहाँ से भाई 4R इक्वल्स टू 1.414 A हो गया,
ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए 4r इंटू 1.41, आर की वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पे, कहाँ गया, आर की वैल्यू 125 दे ही रखी है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकल गई, इतना अप्रॉक्सीमेटली आ गया। अब वॉल्यूम निकाल सकते, ए निकल गया तो इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करके फिर निकाल सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम। ठीक, आई होप चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है भैया, चले अब 25th क्वेश्चन की। 25th में क्या है, इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। कह रहा है इट इज गिवन दैट NaCl डोप्ड विथ 10 की पावर -3% of strontium chloride. This means that 100 mole of NaCl is doped with 10⁻³ mole of strontium chloride. ठीक है, यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते कि नहीं, NaCl कितने में डोप है, 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ उसके स्ट्रोंशियम क्लोराइड के। इसका मतलब क्या है कि 100 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विथ। ठीक है, तो एक मोल का हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके, यहाँ से निकल आया इक्वल टू कितना आ गया 10⁻⁵ डिवाइड करने के बाद। अब केटाइन की वैकेंसी प्रोड्यूस कितनी होगी, 1 स्ट्रोंशियम का 1 होती है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइनिक वैकेंसी इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय 10⁵। भाई एक के लिए निकल गया तो इसके 5 के लिए क्या होगा, 10⁵ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयन के लिए क्या हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू एवोगाड्रो जो हमारा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी भाई 10⁻18 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हेंस क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय द स्ट्रोंशियम इज 6.023 इंटू 10⁻18। ठीक, अब क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा समझने वाली बात है। पहले हमने यहाँ पे क्या करा, 100 के लिए देखा इतना है, एक के लिए देखा डिवाइड कर दिया, वेरी इजी, यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब केटाइनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन तो 1 हो जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द केटाइनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड बाय 10⁻⁵ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक के लिए निकाल दिया, तो अगर जैसे हम लोग करते तो वहाँ पे ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगा, यहाँ पे एक के लिए निकाला 10⁻⁵ के लिए पूछ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करते, बात खत्म। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ केटाइनिक वैकेंसीज क्रिएटेड बाय दिस, यही आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 26, एक्सप्लेन द। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं किस तरह के आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल। पूछ रहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर 8 में समझा रखी है, तो आप लोग कृपया लेक्चर नंबर 8 पे जाएं और उससे अच्छे से देखें, उसके बाद अगर समझने की कोशिश करें। मैंने उसमें अच्छे से पूरा चार्ट पहले अलग अलग समझा रखा है 5 पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ डायमैग्नेटिज्म नहीं पूछा तो आप डाया भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसे अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, ये अच्छे से मैंने समझा रखा है, वहाँ मैंने इसका कंपैरिजन चार्ट भी दे रखा है, तो आई होप ये सब आप ठीक है आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।